हेलो बच्चों, स्वागत है क्रिस फोरम पर। आपका ट्रांसमिशन लाइन एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं और ये पार्ट 2 है। ठीक है, अगर मैं इसको बहुत प्रिसाइजली हम लोगों ने कवर, चलिए, हम लोगों ने क्या कवर किया था? हाँ, हम लोगों ने लाइन के पैरामीटर देखे। हम लोगों ने सबसे पहले तो देखे थे ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, कि ट्रांसमिशन लाइन के कितने पैरामीटर होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा हम लोगों ने देखा कि कैसे रेजिस्टेंस, कैसे इंडक्टेंस, कैसे कैपेसिटेंस और कैसे कंडक्टेंस बनता है। हालांकि हम लोगों ने कंडक्टेंस कैसे बनता है ये देखा नहीं है, पर हम लोग बाद में देखेंगे, कोई इश्यू नहीं है। अगली बात अगर हम लोग करें, और हम लोगों ने देखा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करी। ठीक है, फिर हम लोगों ने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करी। ठीक है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की जब हमने एनालिसिस करी तो हमने ये देखा कि यार इसको हम दो तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। इसको हम दो तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। एक एनालिसिस कर सकते हैं जिसमें कैपेसिटेंस को पूरे को हम लोग ले लें कहां पे, सेंडिंग एंड साइड पे, और एक बार कैपेसिटेंस को ले लें हम लोग रिसीविंग एंड साइड पे। तो सेंडिंग एंड सी मॉडल बना हमारा, ठीक है, और एक में हमारा बना रिसीविंग एंड सी मॉडल। ठीक है, रिसीविंग एंड सी मॉडल बना, जिसमें हम लोगों ने ये चीज देखी कि अगर हम लोग सेंडिंग एंड सी मॉडल से एनालिसिस करते हैं, अगर हम लोग सेंडिंग एंड मॉडल से सी मॉडल से एनालिसिस करते हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। आपने देखा होगा कि जो वी आर मतलब रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज है नो लोड पे, वो वीएस के बराबर आया था। ठीक है, मतलब ऐसा कोई स्थिति नहीं थी। मतलब अगर नो लोड की स्थिति है तो हमारा जो रिसीविंग एंड साइड पे वोल्टेज मिल रहा है वो सेंडिंग एंड साइड के बराबर है लगभग। ठीक है, चलिए, ये हम लोगों ने देखा था, है ना। जब हम लोग ये देख रहे थे कि रिसीविंग एंड सी मॉडल पे जब सारे कैपेसिटेंसेस हमने माने थे रिसीविंग एंड साइड पे, तो हमने देखा कि अगर ऐसी स्थिति है तो जो रिसीविंग एंड साइड नो लोड वोल्टेज है वो बच्चे हमारा ज्यादा बैठ रहा था सेंडिंग एंड साइड के वोल्टेज से। और इस इफेक्ट को हम लोग बेटा फेरेंटी इफेक्ट भी बोलते हैं। इस इफेक्ट को हम लोग फेरेंटी इफेक्ट भी बोलते हैं, याद रखिए, यही हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, फेरेंटी इफेक्ट जब हम इसे बोलते हैं, यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो क्या हो, जाहिर सी बात है जब नो लोड वोल्टेज ज्यादा होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा मेरा, नेगेटिव परसेंटेज में वोल्टेज रेगुलेशन होगा। ठीक है, अब मैं एक चीज यहाँ पे जरूर बताना चाहता हूँ कि आगे आपको ना लाइफ में कंफ्यूजन एक बात को लेकर जरूर हो सकता है कि सर ये क्या थ्योरेटिकली आया है या वाकई में ऐसा देखने को मिलेगा। देखो एक बात समझना, किसी चीज को हम लोग कागज पे पढ़ रहे हैं और क्या वो प्रैक्टिकली में भी सत्य पाई जा रही है, ये हमें एक दिमाग में क्वेश्चन आता है आगे चल के। तो मैं बता दूं, हाँ बच्चे, ये ऐसा बिल्कुल सत्य बात है कि हमें वाकई में लाइटली लोड कंडीशन या नो लोड कंडीशन पे ये अकर करती है। ठीक है, ये कंडीशन किसके पे अकर करती है, नो लोड कंडीशन पे या लाइटली लोड कंडीशन पे अकर करती है। अच्छा, किसकी वजह से अकर करती है, ठीक है, चार्जिंग कैपेसिटर की वजह से ये क्या करती है बेटा, एग्जिस्ट करती है। चार्जिंग कैपेसिटर की वजह से ये एग्जिस्ट करती है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये पेपर पे पहले देखी गई, ठीक है, और ये वाकई में फिर देखी भी गई एक्चुअली। मतलब पहले तो पेपर पे क्या देखी गई, मतलब जब एनालिसिस कर रहे थे तो वहां पे दिखी, और हमने जब प्रैक्टिकली देखा तो ये वाकई में एग्जिस्ट करती थी ये कंडीशन की वोल्टेज बढ़ जाते थे रिसीविंग एंड साइड के। इसके दुष्प्रभाव मैंने बताए आपको क्या होते हैं। इक्विपमेंट आपका वो जो रिसीविंग एंड साइड पर वोल्टेज लग रहा होगा, इक्विपमेंट लग रहे होंगे, वो क्या हो जाएंगे बेटा, इससे खराब हो जाएंगे। तो ये सब कुछ चीजें हम लोगों ने देखी यहाँ पे। ठीक है, आज हम लोग इसी से आगे हम लोग चलते हैं। आज हम लोग क्या कवर करेंगे, आज हम लोग क्या कवर करेंगे, देखिए, ये जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, रिसीविंग एंड सी मॉडल है और सेंडिंग एंड सी मॉडल है।
अब दिमाग में आता है कि कौन से मॉडल से हम लोग एनालिसिस करें, ठीक है, कौन से मॉडल से एनालिसिस करें। तो हमने क्या सोचा कि एक काम करो, देखो यार दोनों मॉडल इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे कहते हैं ना कि आप आंख बंद कर लो तो खतरा टल गया। नहीं, आंख बंद करने से खतरा थोड़ी टलता है, उसको एक्सेप्ट करने से टलता है ना खतरा, कि हाँ भाई देखें जाके, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई आग लग रही है, आपके सामने कोई काम खराब हो रहा है, तो आंख आंख बंद कर लोगे तो क्या वो बंद हो जाएगा काम? वो काम तो चलता ही रहेगा ना, उसे सही करने से सही होंगी ना चीजें। सेम ऐसे ही बेटा यहाँ पे रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड सी मॉडल में तो कुछ नहीं हमें समझ में आ रहा, ठीक है, वो वहां तो सब स्थितियां हालात सब सामान्य है। रिसीविंग एंड सी मॉडल पे क्या है, हमारा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है नो लोड के टाइम पे, और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो समाधान भी देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को ही, तो क्या करते हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को ही, ठीक है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को ही हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि इन दोनों को ही ले लो, एक काम करो इन दोनों ही इफेक्ट को ले लो एक साथ कंसिडर करके, तो कैसा रहेगा, सही रहेगा यार, दोनों इफेक्ट को ही ले लेंगे तो बस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग यहीं पे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहीं पे एनालाइज करते हैं इन दोनों के इफेक्ट को लेके, इन दोनों के इफेक्ट को लेके, ताकि हमसे कहीं से भी चूक या चूक की गुंजाइश ना रहे। तो क्या होता है कि जब हम लोग इन दोनों इफेक्ट्स को, मतलब कि रिसीविंग एंड सी मॉडल और सेंडिंग एंड सी मॉडल को एक साथ स्टडी करते हैं, तो अलग मॉडल हमारे और बनते हैं, और उनका नाम क्या दिया जाता है बच्चे, नॉमिनल पाई मेथड या नॉमिनल टी मेथड। मतलब कि यहीं से अब आपको समझना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर आप सेंडिंग एंड सी मॉडल और रिसीविंग एंड सी मॉडल को जोड़ेंगे, ठीक है, तो बनता है बेटा नॉमिनल पाई मेथड। क्या बनता है, नॉमिनल पाई मेथड, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, पहले एक सेक्शन किसका लिया, सेंडिंग एंड सी मॉडल का, एक सेक्शन किसका लिया, रिसीविंग एंड सी मॉडल, दोनों सेक्शनों का इसमें गुण आ जाएगा। तो इससे जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो और एक्यूरेट निकल के आएगा, भाई चलो हमने दोनों की बात मानते हुए चीजों को एनालाइज किया है, ठीक है। और अगर हम रिसीविंग एंड सी मॉडल, ठीक है, को पहले ले लें और सेंडिंग एंड सी मॉडल को बाद में ले लें, तब बेटा हमारा बन के आता है नॉमिनल टी मेथड। समझ में आया? तब हमारा क्या बन के आता है, नॉमिनल टी मेथड। तो ये बात समझिए कि अब हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज किससे करेंगे, नॉमिनल पाई मेथड से, नॉमिनल टी मेथड से, ठीक है। इसके अंदर दोनों के गुण आ जाते हैं। दीज मेथड्स आर यूज्ड बिकॉज दे कंसिडर द इफेक्ट ऑफ बोथ एंड सेंडिंग एंड साइड एंड रिसीविंग एंड साइड मॉडल्स, ठीक है, दोनों के मॉडल का इफेक्ट ही अपने अंदर लेके चलता है, इसीलिए हम लोग इस पे एनालिसिस करते हैं। किसी को कोई भी तकलीफ यहां तक, ठीक है। अब ये चीज याद रखिएगा बच्चे, दिमाग में अब आती है कि तो सर फाइनल तो बताओ अब करेंगे किससे, उससे या इससे, सेंडिंग एंड सी मॉडल से या रिसीविंग एंड सी मॉडल से। तो याद रखिए मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग प्रेफर इसी को करेंगे क्योंकि इसके अंदर दोनों के गुण मौजूद होंगे। समझ में आया? पर करने को तो कर तो उससे भी सकते हैं ना, बट ये हम प्रेफरेबली चूज करेंगे क्योंकि इसके अंदर दोनों के गुण हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, दिक्कत हो रही है क्या, समस्या हो रही है क्या, तकलीफ हो रही है क्या, बताओ जल्दी से। चलिए तो यहां पे हम लोग इस चीज को समझते हैं कि, लिखिए फटाफट से सभी बच्चे, लिख लो बेटा लिख लो। We analyze medium transmission line with the help of these two models because they consist of effect of both
इफेक्ट ऑफ बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड सी मॉडल। ठीक है, ये दोनों के इफेक्ट अपने अंदर कंसिडर करता है, इसीलिए हम लोग इसको लेके चलते हैं, इससे एनालिसिस करते हैं। तो बताइएगा, मैं इस बात को कल डिस्कस नहीं कर पाया, बट मैं अभी कर लेता हूं कि जब हमारा सेंडिंग एंड सी मॉडल होगा, आप मुझे बताइए एक्स लीडिंग वार ज्यादा हो रही थी ना, रिसीविंग एंड साइड पे कौन सी वार ज्यादा हो रही थी? लीडिंग वार ज्यादा हो रही थी, क्योंकि जो कैपेसिटर देता था वो लीडिंग वार देता है, और इंडक्टर जो खाता है वो लैगिंग वार खाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर जो दे रहा था वो ज्यादा हो रही थी, तो आप मुझे बताओ रिसीविंग एंड साइड पे पावर फैक्टर क्या होगा? लीडिंग पावर फैक्टर बेटा। ठीक है, तो रिसीविंग एंड साइड पे पावर फैक्टर कौन सा होगा? लीडिंग पावर फैक्टर होगा। इस बात का दिमाग में जरूर डालिए, याद रखना। वो कभी पूछेगा आपसे कि फेरेंटी इफेक्ट में किस प्रकार का पावर फैक्टर देखा गया है उस दौरान, तो लीडिंग पावर फैक्टर देखा गया है, याद रखिएगा। हम्म, तो चाहते हो, देखो लीडिंग पावर फैक्टर हम नहीं चाहते। मैंने शुरुआत में भी बताया था कौन सा पावर फैक्टर अच्छा है। 0.9 लैगिंग, यूनिटी, यूनिटी या 0.9 लीडिंग? बेटा हर जगह इम्प्रूव करके यूनिटी तक करना चाहते हैं हम। कभी लीडिंग, लीडिंग हमारे लिए खतरा रहता है, हमें डर रहता है कि कहीं वोल्टेज ना बढ़ जाए। मैंने आपसे कहा क्वेश्चन मुझे कोई भी हुआ करे, भले चाहे मैं तुरंत नहीं बताऊंगा, पर कम से कम मेरे संज्ञान में तो रहेगा, तो भेज दिया करो, कोई इशू नहीं। हालांकि हम इस पे बहुत पहले भी बात कर चुके हैं कि बेस्ट पावर फैक्टर, बिल्कुल। तो हम चाहेंगे भी नहीं ना लीडिंग पावर फैक्टर, क्योंकि अगर लीडिंग पावर फैक्टर ही चाह रहे होते तो फिर बल्लो कर लो। फिर क्यों बंद कर रहे हो फेरेंटी इफेक्ट को, क्यों कम करने की कोशिश कर रहे हो फेरेंटी इफेक्ट को? समझना बात को। अब आप खुद सोचो, फेरेंटी इफेक्ट में लास्ट में क्या बढ़ जाती है? कैपेसिटर के द्वारा ली गई है ना लीडिंग वार बढ़ जाती है। अच्छा, अब मत समझना कैपेसिटर तुम्हारा वार दे रहा है, तो हम ऐसी कोई चीज लगाएंगे ना फेरेंटी इफेक्ट को कम करने के लिए जो वार खाता हो, हम रिएक्टर लगा देते हैं पैर उस उस समय हम रिएक्टर लगा देते हैं पैरेलल में, क्योंकि वो वार क्या करेगा? खाएगा। हो गया, बस खत्म, सिंपल है सर, बस कंसेप्चुअली चलोगे, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। पहले हम कैपेसिटर क्यों लगाते थे? क्योंकि लोड को वार खाने को चाहिए थी, कम पड़ जाती थी, लाइन से लेता था, तो वो लाइन का पावर फैक्टर गिराता था, तो लो अलग से दे देते थे, ले भाई तू यार एक काम कर, तू इससे खा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप और सोचो, इस चीज का प्रमाण तब साबित होता है, जैसे एक दिमाग में आता है यार कैपेसिटर कैसे बनना होगा हवा में, इस चीज का प्रमाण तब आता है जब आप मेंटेनेंस करने जाते हो। आप बिना शॉर्टिंग रिंग लगा के मेंटेनेंस करोगे ना, तो आपको शॉक लग जाएगा, आप कहोगे ये करंट, ये चार्ज कहां से आ गया बंद लाइन पे भी, क्योंकि वो स्टोर करके बैठा है। रोंगटे नहीं बेटा, इंसान ही खत्म हो जाता है, रोंगटे तो बात की बात है। तुम, ये तो चलो कैपेसिटर है, तो आप कह दोगे कि सर ये डिवाइस है, वहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा, पर वहां बन रहा है कैपेसिटेंस। चलो अब ध्यान से देखिएगा, कहाँ थे हम लोग? हाँ, अब हम लोग करेंगे नॉमिनल पाई मेथड, ठीक है ना, नॉमिनल पाई मेथड। चलो नॉमिनल पाई मेथड अब हम लोग करेंगे। बेटा कैसे बनता था नॉमिनल पाई मेथड? बहुत ज्यादा सोचना टफ नहीं है,
हमें पाई की शेप बनानी है, तो इधर से हम लोग क्या लेंगे, सेंडिंग एंड साइड का, इधर से लेंगे रिसीविंग एंड साइड। बहुत ज्यादा टफ नहीं है इस चीज को सोचना, ठीक है। ये मेरा हो गया क्या बेटा, सेंडिंग एंड साइड, और ये मेरा क्या हो गया, रिसीविंग एंड साइड। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे मैं सेंडिंग एंड साइड लगा रहा हूँ, यहाँ पे रिसीविंग एंड साइड लगा रहा हूँ, तो आप क्या कहोगे कि सर ये दोनों ऐड कर दो भाई, इसका भी इसका भी इंपीडेंस होगा सीरीज वाला, और इसका भी होगा, आप यही तो कहोगे। यही तो होगा, आप यही तो कहोगे सर ऐसा कर लो। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मैं इन दोनों को ऐड करके 2z कर दूं, है ना। एक काम कर लूं मैं, इसको आधा कर दूं और इसको आधा कर दूं, तो क्या दिक्कत है, सारे आधा कर दूं, इसको मैं c/2 कर दूं, ऊपर z हो जाएगा, समझ में आ गया। मान लो मैं इसको r/2, इसको xl/2, इसको r/2, इसको xl/2 कर दूं, तो ये r हो जाएगा और ये jxl हो जाएगा, ये c/2 हो जाएगा, ये c, क्योंकि फिर मुझे सबको आधा करना पड़ेगा ना यार, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, देखिए ये क्या हो गया बेटा, vs, और ये क्या हो गया is, ये क्या है ir, ये क्या है vr, ठीक है। इस तरीके से ये क्या बन गया बेटा, पाई, एक पाई मॉडल बन गया ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल पाई मेथड में इसी से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। आइए एनालिसिस करने के लिए जाहिर सी बात है मैं इंटरेस्टेड रहूंगा पहले तो एबीसीडी पैरामीटर निकालने में, ताकि इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप में मैं उसे रख पाऊं, है कि नहीं। तो यहां पर देखिए ये 3 सेक्शन बन रहे हैं बच्चे, फटाफट से इसका एबीसीडी पैरामीटर निकालिए। ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, और ये सेक्शन 3 है। बेटा ये कौन से नेटवर्क है, कास्केडेड नेटवर्क है। ये कौन से नेटवर्क है, कास्केडेड नेटवर्क है कि नहीं। कास्केडेड नेटवर्क में एबीसीडी पैरामीटर क्या हो जाते थे, मल्टीप्लाई, ठीक है। कल भी हम लोगों ने बेटा ये चीज पढ़ी थी 2 पोर्ट नेटवर्क में। तो बस आप क्या है, पहले सेक्शन की बना के बताइए मुझे फटाफट से, बच्चे आप लोग प्लीज पहले सेक्शन की बना के बताइए फटाफट से एबीसीडी पैरा बनाइए। क्या लिखूं, ए और बी को, हाँ ए और डी क्या हो जाएगा, 1 1, और बी हो जाएगा 0। क्या मैं इसे y/2 लिख दूं, y/2 लिख दूं, बोलिए बताइए संजीव। चलिए कोई बात नहीं है, ये y/2 हो जाएगा भाई, c का y होता था, y का c होता था एडमिटेंस का, तो ये c/2 है तो y/2 हो जाएगा। इसका बताइए सेक्शन 2 का, सेक्शन 3, ठीक है। अब आप इसका क्या कर लेंगे बच्चे, मल्टीप्लाई। क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका, हाँ क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप ही से फिर पूछ लेता हूं मैं कि कैसे होगा मल्टीप्लाई, बताइए। 1 और प्लस 0 × 0 0, ठीक है। आइए 1 × z, 0 × 1, y/z, y/2 और 0, और yz/2 + 1, यही होगा। अभी भूलिएगा मत, दूसरा भी बचा है, करिए। 1 प्लस, देखिए 1 प्लस होगा ना ये, ठीक है। और ये हो गया बेटा 1 0, और ये केवल z हो गया, y²/4, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया आपका y/2 प्लस yz प्लस
यही होगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे चौथे पैरामीटर की, ये तो 0 हो गया, ये हो गया वाई जेड बाई टू प्लस। आपको इम्पोर्टेंट है बेटा ये चीज, ये पेपर में आएगी आपको हर हाल में, पूछ लेगा वो आपसे कि बताओ नॉमिनल पाई मेथड का बी पैरामीटर की वैल्यू क्या है। तो बी पैरामीटर की क्या है जेड, ए पैरामीटर की क्या है, सी पैरामीटर की क्या है, डी पैरामीटर की क्या है, ये आपसे पूछेगा समझ में आया। आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान टॉपिक है यार ये, तुम एक बार ईमानदारी से घर पे खुद कर लोगे ना, ये मैं बता रहा हूं, अगर जो बच्चा सोच रहा हो कि केवल मात्र पन्ने पलटने से उसकी थ्योरी ऐसे कंप्लीट हो जाया करेगी, तो वो बहुत ही गलत सोच रहा है, मैं साफ बता रहा हूँ। हमने भी मेहनत की है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये आप ही को मैं बस सलाह दे रहा हूँ, हम भी डेरिवेशनों को पहले खुद से किए हैं, 2 3 4 4 बार रिवाइज करने के दौरान, तब जाके ये स्थिति पैदा हुई है कि ये हम खुद कर पा रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेयर में करो, आप रफ में करो, कोई इश्यू नहीं, पर करो। आपको लग रहा है आपको ये बिना करे आप क्या कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीख जाओगे, मतलब ठीक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता होगा, बट ये 1 2 बार तो आपको करना पड़ेगा ना, और ये याद तो तुम रख नहीं सकते, ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। रख सकते हो क्या, कोई है सूरमा ऐसा? छापते हैं फॉर सिमेट्रिक, फॉर नेटवर्क टू बी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नेटवर्क के लिए प्लीज प्लीज बात करना बंद करिए, क्या होना, ए बराबर डी होना चाहिए। क्या यहाँ पे ए बराबर डी है? हाँ साहब ए बराबर डी है। मैं बधाई हो, नेटवर्क क्या है बच्चे, सिमेट्रिक है। वाई जेड प्लस वन है ना, वाई जेड बाई टू है। देखो ये याद नहीं रहते किसी को, मैं बता रहा हूँ आपको, इजिकल्स टू वाई जेड बाई टू प्लस वन। तो हेंस नेटवर्क इज सिमेट्रिक, हेंस नेटवर्क इज सिमेट्रिक। बेटा पहली वाली लाइन क्या है, सेक्शन ए की मैट्रिक्स बताई है, सेक्शन 2 की मैट्रिक्स बताई है, फिर सेक्शन 3 की मैट्रिक्स बताई है, ठीक है। ये y बाई टू हो गया, और अगर आप लेट आए हो कि y बाई टू क्यों है, तो आप देखिएगा दोबारा से लेक्चर रिवाइंड करके, ठीक है, कि मैंने y बाई टू क्यों लिया है, क्यों c बाई टू लिया है, एक बार देखिएगा। और दूसरा क्या है, ये नेटवर्क रेसिप्रोकल, फॉर नेटवर्क टू बी रेसिप्रोकल, नेटवर्क को रेसिप्रोकल होने के लिए क्या होना चाहिए, AD माइनस BC बराबर 1। तो ए कितना है देखना, ए है वाई जेड बाई टू प्लस वन, डी कितना है वाई जेड बाई टू प्लस वन, माइनस बी कितना है, बी जेड है, और सी कितना है, वाई नहीं गलत बता रहे हो यार, वाई जेड बाई टू है ना फिर अंदर, यही है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये 1 आता है कि नहीं आता, ठीक है। चलो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 4 है कि नहीं, फिर वाई जेड बाई टू, फिर वाई जेड बाई टू, तो ये वाई जेड ही हो जाएगा खाली। ओ भैया मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यार, मुझे डर लगता है तुम लोगों से बहुत ज्यादा यार, हाँ खुद तो देखते नहीं हो, और फिर जो है बाद में इसमें पूछोगे सर इसके बाद कैसे आया, मन करता है कूट दूं सच में, मल्टीप्लीकेशन कैसे आया ये कैसे पूछ सकते हो आप, ये तो खुद देखने वाली बात है। देखो वाई जेड बाई टू, वाई जेड बाई टू को मल्टीप्लाई करोगे बेटा ये आएगा वाई जेड बाई टू, ये वाई जेड बाई टू आएगा इसका, और प्लस वाई जेड बाई टू, ठीक है, टू वाई जेड हो जाएगा, अरे वो वाई जेड ही हो जाएगा, प्लस वन, ठीक है, प्लस वन माइनस वाई जेड बाई टू आया ना, प्लस वाई जेड बाय टू, वाई जेड बाय टू प्लस वन, ठीक है। खोलेंगे भैया इसको, अभी भी क्या करें, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई जेड प्लस वन माइनस, अब देखो ये कितना हो गया, वाई जेड बाई टू
ये कितना हो गया साहब, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई जेड बाय 2। आइए देखिए, वाई जेड बाय 2 कैंसिल, ये साहब कैंसिल, क्या ओहो माइनस का इंटू होगा, सही कह रहे हो साहब, यहाँ पे माइनस का इंटू होगा है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, हाँ ये तो प्लस में रहेगा, नीचे माइनस हो जाएगा। तुम्हें डांटते डांटते मैं ही गलत कर देता हूँ, ठीक है। हम्म, अरे वैसे ही कट रहा है, छोड़ो ना, ये कट जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे तो वाई जेड हो जाएगा, तो ये जुड़ गए तो वाई जेड नहीं हो गया, वाई जेड हो गया तो ये माइनस का वाई जेड आएगा, ये प्लस का वाई जेड है, वन आ गया। तो बधाई हो, नेटवर्क इज रेसिप्रोकल, ठीक है। लेक्चर देख के आए हो आप कल का कि नहीं, ये भी देख के आए कि नहीं, अरे इतना क्यों छुट्टी करते हो आप, बट तुम्हें लगता है चार्ट कुछ दिमाग में रहेगा, अरे मुझसे तुम लिखे थे ले लो यार, मेरे नहीं रहा आज तक, हाँ जिसके वो बनवाए हैं मैंने जिसके बनवाए हैं, तो मैं उन बात को बिल्कुल कहता हूँ कि वो याद रहेंगे, ये याद नहीं रहेगा, आप लिखवा लो, ये याद नहीं रहेगा, इसे आपको वहां पे पेपर में करना ही पड़ेगा। यार पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, हाँ बिल्कुल पूछ सकता है बच्चे। यार देखो बात यह है कि ऐसा नहीं है, टेक्नीशियन में भी बेटा पेपर होते हैं बहुत सारे, ठीक है। गुड मॉर्निंग रुपेश। टेक्नीशियन में भी पेपर, अगर आप मान लो कोई टेक्नीशियन का एग्जाम देने जा रहे हो, जेई में तो 5000% पूछेगा, पर आप मान लो कोई टेक्नीशियन का पेपर देने जा रहे हो, मान लो बार्क देने जा रहे हो, बार्क देने जा रहे हो, इसरो देने जा रहे हो, तो अपन तो प्रिपेयर कर रहे हैं ना सबके लिए, अपन ऐसा थोड़ी कि यही कि नहीं यार उसी वाले को करेंगे बस खाली, ऐसा करना है तो बात बताओ, फिर तो मैं बताओ बोल दूंगा मत पढ़ो चलिए ठीक है, नहीं अब यूपी आर्मिनल जैसे पेपर में आराम से पूछ सकता है यार। आगे चलते हैं, बस बहुत ज्यादा नहीं, बहुत स्लो टीपते हो आप लोग यार, टीपने में भी उस्ताद नहीं हो तो कैसे चलेगा यार। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क सिमेट्रिकल भी है, मतलब कि दोनों सेक्शन, इधर साइड का सेक्शन देखो सिमेट्रिकल है भी, आप इस सेक्शन को आधा बांटो, जितना रेजिस्टेंस इधर आएगा उतना ही रेजिस्टेंस इधर, मतलब इंपीडेंस जितना इधर आएगा दोनों साइड इंपीडेंस सेम आएगा, ठीक है। और बेटा रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बताओ, रेसिप्रोकल और बायलेटरल मैंने बताया ना, एक ही करंट यहां से भी गुजारो यहां से भी गुजारो, सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। और रेसिप्रोकल नेटवर्क क्या होते हैं, ये मैंने रेसिप्रोसिटी थ्योरम में भी बताए थे। कोई भी नेटवर्क रेसिप्रोकल तब कहलाता है जब हम उसके एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स वाला रेशियो सेम रहे, ठीक है। तो अब उसके लिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम पढ़ो, वो उसमें बहुत अच्छे से बताइए कि भाई एक रेसिप्रोकल नेटवर्क क्यों रेसिप्रोकल है, क्योंकि वो रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉलो करता है, 100 बात की एक बात, ठीक है। समझ पा रहे हो, काय के फेरेंटी इफेक्ट पे, वो अभी देखेंगे, वो अभी देखेंगे, बिल्कुल सही सवाल करा आपने, वो देखेंगे। चलें आगे, चलिए। बहुत स्लो टीपते हो बेटा आप लोग, आप लोगों को टीपने के लिए भी दे दूं तो भी आप नहीं टीप पाओगे। हाँ तो कहाँ थे अपन, कहाँ थे अपन, नॉमिनल पाई मेथड पे, ठीक है। तो याद रखिए, एक बात बताओ मेरे को आप, हमारा एट नो लोड कंडीशन पे मैं बात करूंगा, एक बात बताओ, कल से हम लोग निकाल रहे हैं वी आर एट नो लोड, क्या आ रहा था बच्चे, वी एस बाय ए, भाई फेरेंटी इफेक्ट के दौरान भी किया था तो यही तो आ रहा था, बस ए की वैल्यू लेस देन बना रही थी, इसीलिए हम कह रहे थे वो ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा वी एस बाय ए, ए क्या था, ए क्या था हमारा यहाँ पे,
वाई जेड प्लस टू, वाई जेड बाई टू प्लस वन। अरे हाँ या ना? तो ये हमारा बेटा क्या हो गया, वी आर एट नो लोड। तो वी आर मतलब वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज अगर हम लोग निकालें, वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज अगर हम लोग निकालें तो क्या निकलेगी बेटा, वी आर एट नो लोड माइनस वी आर एट फुल लोड अपॉन वी आर एट फुल लोड। ठीक है बच्चे, इनटू 100। तो यहां पर आप लोग इस चीज को मेन तो मुद्दा एबीसीडी पैरामीटर का है, मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, ठीक है, और किसी चीज का मुद्दा नहीं है, मेन पैरामीटर एबीसीडी पैरामीटर का मुद्दा है। चलें आगे, ये क्या था बेटा, नॉमिनल टी में वो पाई मेथड। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनल टी मेथड। ये मेथड क्या कर रहे थे, ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर ले रहे थे, रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड के। बोलो हाँ या ना? आप मेरे को अपने घर पे बात कराइए, आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं और रेगुलरली भी नहीं आते हैं आप। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो टी मेथड कैसे बनेगा, देखिए मैंने आपसे बताया था यहाँ पे, नॉमिनल टी मेथड रिसीविंग एंड सी मॉडल और सेंडिंग एंड सी मॉडल को लेके बनेगा, ठीक है ना। तो ये नॉमिनल टी मेथड हमारा ऐसे बनता है। चलिए आगे देखेंगे, क्या सुन रहा है ना तू, नॉमिनल टी मेथड। चलिए नॉमिनल टी मेथड में क्या है, देखिए नॉमिनल टी मेथड में क्या हो रहा है, रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड किसको जोड़ेंगे, यहाँ सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड किसको, देखिए रिसीविंग एंड मॉडल को, रिसीविंग एंड सी मॉडल को, और क्या, सेंडिंग एंड सी मॉडल को, इसको इस तरीके से जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ते हैं, रिसीविंग एंड सी मॉडल कुछ ऐसा होगा, रिसीविंग एंड सी मॉडल, और सेंडिंग एंड सी मॉडल किस कैसा होगा, सेंडिंग एंड सी मॉडल कैसा होगा, भूल गए आप लोग, सेंडिंग एंड के साइड ही तो होता है यार, सेंडिंग देखो ये हो गया रिसीविंग एंड सी मॉडल, रिसीविंग एंड साइड पे कैपेसिटर लगाइए, सेंडिंग एंड साइड पे लगाए। तो अब एक काम करें हम लोग, इसे इसे ये क्या है, आर बाय आर, आर और जे एक्सएल, ये सी है, ये सी है, ये आर और जे एक्सएल। एक काम करें, बात इक्वली है, मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये आर और जे एक्सएल हो जाएगा, मतलब ये जेड हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा बच्चे, जेड, ये भी ओवरऑल जेड, और ये क्या हो जाएगा 2C। बेटा पैरेलल कैपेसिटर ऐड होते हैं, 2C हो जाएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूं, 2C ना करके मैं C/2 कर लेता हूं, मतलब इसको Z/2 कर दूं, मैं इसको ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2Z, सॉरी Z 2C Z, यही होगा। अब आप एक बार बताओ, मैं क्या कह रहा हूं कि सबको आधा कर दो तो भी इसी में सेम चीज होगी। भाई मैंने सारे पैरामीटर को आधे कर दिए तो भी तो बात तो सेम ही होगी ना। अरे यार रेशियो तो सेम ही रहेगा ना सारा, इसको मैंने आधा कर दिया मान लो, तो ये कितना हो जाएगा C, तो आधा ले लेता हूं मैं, कुछ नहीं कर लो, इसी से सेम आएगा, कोई इश्यू नहीं है। पर स्टैंडर्डली हम लोग फॉलो ऐसे करते हैं, ठीक है, हम लोग स्टैंडर्डली फॉलो ऐसे करते हैं, थोड़ा सा कुछ नहीं है, वैल्यू कम हो जाती है। आप अच्छा एक बात बताओ, किसी भी डेरिवेशन में ज्यादा वैल्यू लेके चलोगे तो आसान रहती है, या कम वैल्यू लेके चलोगे तो रहती है कम। आप हमेशा ऐसे ही करते हो। आप एक बात बताओ, एलसीएम लेते हो, एलसीएम तो बहुत आते हैं, एक ही संख्या दो संख्या के, आप छोटा वाला ही तो लेके चलते हो हालांकि एलसीएम का फुल फॉर्म ही यही है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। पर क्या है, जैसे मान लो कोई भी इंसान है, जैसे मान लो आपको 10 और 30 का एलसीएम निकालना है,
तो 10 और 3 का तो चलो खैर 30 ही हो गया। पर आपको मान लो और किसी का मेरे को याद नहीं आ रहा, चलो मैं मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि आपके एलसीएम कोई डायरेक्ट बन सकते थे, 10 और 60 हो गए, वो 10 और 60 का मान लो निकाल रहे हो, तो भाई कोई आदमी 600 भी ले लेगा, कोई आदमी 6 भी ले लेगा, उस है ना 60 भी ले लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि संख्या बड़ी हम लोग तो कहाँ प्रेफर करते हैं यार, छोटी संख्या प्रेफर करते हैं, बस उसी चीज को सोच के किया है और कुछ नहीं किया है। तो फाइनल मेरा क्या आ जाएगा, थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि आप लोग मेरे को फाइनल क्या आ गया। ठीक है, ये क्या है, Z/2, C/2, Z/2। हाँ ठीक है, ये VS हो गया, यहाँ IS है, ये क्या हो गया IR, यहाँ पर VR। चलिए अब मुझे बताओ बच्चे कितने सेक्शन बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक सेक्शन ये रहा, एक सेक्शन ये रहा, एक सेक्शन ये रहा, एक सेक्शन ये रहा। ठीक है, आइए मैट्रिक्स बनाइए तीनों सेक्शन की। प्लीज आप बताएंगे, इस सेक्शन 1 की मैट्रिक्स बनाइए। A और D क्या लेंगे, आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा नहीं लगता यार ये बहुत। अब एक बात बताऊं, अच्छा क्यों नहीं लगता, सर समझ में नहीं आ रहा है, शक्ल पे दिखता है, और 3 दिन से आप पढ़े नहीं हो, क्या करूंगा बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ हाँ, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ, आप 3-4 दिन से आप पढ़े नहीं हो बिल्कुल भी, फिर आप कह रहे हो कि मुझे समझ में भी आना चाहिए, मुश्किल है। आप मुझे बताओ, अच्छा कल आप पढ़े हो, नहीं पढ़े हो ना, बताओ कैसे आएगा। क्या 5वीं क्लास में पढ़ा था ये, छठी क्लास में नहीं ना, मतलब नया पढ़ रहे हो ना, सोचो ना खुद। क्या होगा बताओ सेक्शन 1 का, बताइए आप, राहुल बताइए, चलिए। हाँ हाँ, वाई, हाँ भाई चाहिए कि नहीं, ठीक लिखा है। ये देखिए Z/2 है, चलिए मल्टीप्लाई करिए, 1 और 0, वाई, 0 ये 1। 1 + YZ/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका Z/2, 1 + YZ/2, ठीक है, प्लस Z/2, ठीक है, Y, और ये YZ/2। आपको पता है क्यों लोग ऑनलाइन में नहीं पढ़ पाते, क्योंकि जहां उनका 2-3-4 लेक्चर छूटते हैं, उनके छूटते ही चले जाते हैं। आप लोग इसलिए, जब एक बार बताओ, आप लोग ऑफलाइन आ रहे हो, सारी चीजें हैं सामने, बस पता है जब आप सामने पढ़ के जाते हो तो बस आपको बस एक बार देखना होता है, खाली पन्ना होगा। हाँ, टाइम तो निकालना पड़ेगा किसी भी चीज को लेके, देखो अगर किसी भी चीज को आपको अच्छे से जानना है, समझना है, टाइम निकालना पड़ेगा यार, प्यार करना है, टाइम निकालना पड़ेगा। लिख लिया सबने यहाँ पर देखिए,
ये नेटवर्क रेसिप्रोकल है कि नहीं है, सिमेट्रिकल है कि नहीं, जल्दी से चेक करके बताओ यार। सिमेट्रिकल तो दिख रहा है आंखों से ही, रेसिप्रोकल है कि नहीं है वो देख लो। अच्छा, रेसिप्रोकल सिमेट्रिकल की कंडीशन क्या होती है? हाँ भाई, तो ये सिमेट्रिकल है क्या? कैसे? अच्छा, चलिए सही है। हाँ, तो हेयर वी कैन सी दैट ए बराबर डी बराबर है, तो नेटवर्क इज सिमेट्रिकल। ठीक है, नेटवर्क सिमेट्रिकल है। और याद रखिए, जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो ए डी माइनस बी सी इजिकल्स टू 1 होगा, तो नेटवर्क इज रेसिप्रोकल होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा नेटवर्क रेसिप्रोकल? दोनों चीजें हैं, नेटवर्क सिमेट्रिकल भी है, रेसिप्रोकल भी है। जल्दी से निकालिए सब लोग, हाँ करिए इस बात को या ना करिए। होगा कि नहीं रेसिप्रोकल सिमेट्रिक यार, कम से कम जल्दी बताओ। बहुत स्लो काम करते हो। देवेश बताइए, सिमेट्रिकल होगा, वो तो चलो दिख रहा है, रेसिप्रोकल है कि नहीं है? होगा ना? ठीक है। अच्छा, कल एक सवाल पूछ रहे थे देवेश आप कि ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होगा क्या? बेटा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ये एनालिसिस यूज नहीं होती, सबको बता दूं। ये जो नॉमिनल पाई और टी वाली है एनालिसिस, उसमें रिगरस मेथड द्वारा एनालिसिस होती है। किसमें? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, जो कि अभी हम आगे करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं माय लॉर्ड, कौन सी एनालिसिस होती है? रिगरस मेथड वाली एनालिसिस होती है, वो आगे आएगी। किसमें? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। पर यहां पे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस है ये, पाई मॉडल टी मॉडल, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं लेना है। बहुत अच्छा सवाल था। चलिए, तो यहां पर एक चीज देखिए, नोट करके हम लोग एक बात लिखेंगे। एक बात बताइए, चाहे नॉमिनल पाई मेथड हो चाहे नॉमिनल टी मेथड हो, दोनों रेसिप्रोकल सिमेट्रिकल थे। ठीक है, तो बोथ पाई और टी मॉडल व सिमेट्रिक, साथ के साथ बेटा लिखते चलिए लाइन में, सिमेट्रिक एज वेल एज रेसिप्रोकल। दोनों क्या है? रेसिप्रोकल हैं और सिमेट्रिक भी हैं। दूसरा पॉइंट, हाँ चलिए, अगला क्या है बच्चे? ये जो वी प्रेफर डूइंग एनालिसिस बाय नॉमिनल पाई और टी मेथड, we prefer doing analysis by nominal pi or t method rather than with sending
और रिसीविंग एंड मॉडल, सेंडिंग विद रिसीविंग और सेंडिंग एंड सी मॉडल। याद रखिएगा ये चीज कि हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल पाई और नॉमिनल टी मेथड को ज्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू सेंडिंग एंड सी मॉडल और रिसीविंग एंड सी मॉडल। इनको हम प्रेफर ज्यादा करते हैं। और मैंने आपको इसका रीजन भी बताया था कि ये जो पाइप नेटवर्क और टी नेटवर्क है, इसके अंदर ये वाले गुण आ ही जाते हैं ना, सेंडिंग और रिसीविंग एंड वाले। पर अब एक सवाल दिमाग में आता है कि कौन सा मेथड हम प्रेफर करें इनमें से। नॉमिनल पाई मेथड में से मान लो मुझे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करनी है, एक नॉमिनल पाई मेथड से मैं एनालाइज कर सकता हूं और एक मैं बेटा नॉमिनल टी मेथड से कर सकता हूं। अब मुझे बताओ हम कौन से मेथड से एनालाइज करना प्रेफर करेंगे इन दोनों में से, ये मैं आपसे पूछता हूं, ईमानदारी से सोच के बताइए। लोड कंडेंसर, लोड कंडेंसर क्या होता है? हाँ भाई, तो बिना पढ़ के आते हो, मन करता है उठा के खड़ा कर दूं तुम लोगों को, और डेली का बना लिया बिना पढ़ के आने का। फिर अजीब अजीब से मुंह बनते हैं कि क्या पता नहीं क्या चल रहा है क्लास में नया। देवेश बंसल कह रहे हैं इट इंप्रूव्स द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड पावर फैक्टर। अच्छा साहब, मतलब हम तो एनालाइज कर रहे हैं बेटा, हम तो इससे वोल्टेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इससे इंप्रूव क्या वैसे हो जाएगा? मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, क्या हम यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट कर रहे हैं किसी चीज का? वो तो हम एनालाइज कर रहे हैं कि जैसा है वो बस पता चल जाए हमें कि रिसीविंग पे क्या आएगा, सेंडिंग एंड पे क्या आएगा। अब आप खुद सोचो, एबीसीडी पैरामीटर निकाल क्यों रहे हैं? मैं मुझे मालूम है ये एक चीज दिमाग में आपके आज नहीं तो कल आएगी कि सर आप क्यों निकाले चले जा रहे हो ये फर्जी में इतना एबीसीडी। बेटा मैं इसलिए निकाल के चला जा रहा हूं क्योंकि सेंडिंग एंड वोल्टेज अगर मुझे कैलकुलेट करने होंगे तो मैं कैसे करूंगा? ऐसे ही तो करूंगा, ए वी आर प्लस बी आई आर। तो जब तक मैं आई आर वी आर की वैल्यू मेरे पास है, चलो मुझे दी होंगी क्वेश्चन पेपर में, तो बी और सी की तो मुझे निकालनी पड़ेंगी, और वो निकालनी मैंने अब वाई और बी जेड पैरामीटर से। अब पेपर में वाई जेड पी इनकी वैल्यू दे के रखता है, हालांकि ये क्वेश्चन ए और जेई लेवल पे ही आते हैं, बट दिमाग में ये चीज रखनी होनी चाहिए कि हम ये क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू डालनी है भाई। हम ए की वैल्यू अगर किसी की वाई जेड बाई टू आ रही है, तो मैं इसको रख के वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी संख्या में। ओ भाई हाँ या ना? एडमिटेंस कुछ सीमेंस होगा, इंपीडेंस कुछ ओम होगा, वैल्यू रखूंगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी एक ही, वो डाल दूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सेंडिंग एंड साइड वोल्टेज आएगा। या मान लो सेंडिंग एंड साइड वोल्टेज मुझे दिया हो तो मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा, बात तो एक ही है। इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो यहां पे हम उल्टा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये चीज कुछ इंप्रूव नहीं कर रहे हैं बंसल, कुछ समझे इस बात को? हम यहाँ पे कुछ इंप्रूव कर रहे हैं क्या? जो चीज है जैसी है उसको बस खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया वो मिल जाए, हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब बताओ रीजन, आंसर आप दे रहे हो पाई की टी, अब रीजन बताओ। ये पॉइंट समझ में आया बाबूजी? बहुत गुस्सा आ रही है मेरे को आप पे। एक दिन की क्लास जब आप छोड़ते हो तो यही होता है, फिर दूसरी भी छूटती है, तीसरी भी छूटती है, और सब ऐसे ही होता है। बताइए, और कोई रीजन देना चाहेगा कि हम लोग क्यों कर रहे हैं इस्तेमाल? प्लीज। बताओ भाई। नहीं है आंसर आप लोगों के पास? कहाँ में, पाई में?
वार यहाँ पे कंसिडर सेंडिंग एंड साइड से भी हो रही है, रिसीविंग एंड साइड से भी कंसिडर हो रही है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से छूट जा रही है। ये एक वैलिड रीजन है, हो सकता है। और उससे ज्यादा वैलिड रीजन क्या है मैं बता देता हूँ। ये बिल्कुल वैलिड रीजन है, ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है कि जब हम पाई नेटवर्क में अगर लेंगे तो देखो सेंडिंग एंड साइड पे भी वार कंसिडर हो रही है जो पीछे से चली आ रही होगी, और रिसीविंग एंड साइड पे भी वार कंसिडर हो रही है जो यहाँ पे हमारी पूरी लाइन में जब हम ले रहे होंगे तो जो यहाँ पे आ रही होगी रिसीविंग एंड साइड, तो दोनों जगह वार कंसिडर कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब हम कैलकुलेशन में और शायद अच्छे हो जाएंगे, मतलब आंसर जो आएगा वो इन सब चीजों को मिला के आएगा ना। तो ये बात है, एक हो सकती है कि इसमें और इसमें क्या है, आप लोग दो वार कंसिडर कर रहे हो सेंडिंग एंड साइड की और रिसीविंग एंड साइड की, दोनों का। एक और चीज देखो, यहाँ पे आप वोल्टेज लोगे तो V1 लोगे, यहाँ क्या लोगे, वोल्टेज लोगे तो V2 लोगे। हालांकि ये V1 वोल्टेज क्या है, VS ही होगा, और ये क्या होगा, VR ही होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ यहाँ पे टी नेटवर्क को देखो, आप टी नेटवर्क को देखो, यहाँ पे कितनी एक एक नोड आप ये लोगे, एक वोल्टेज VS ये लोगे, यहाँ पे एक V वोल्टेज लोगे, और यहाँ पे क्या लोगे, VR। कितने वोल्टेज लेने पड़ रहे हैं, तीन, तीन वोल्टेज लेने पड़ रहे हैं, वहां पे दो ही वोल्टेज लेने पड़ रहे हैं। आप मुझे बताओ पैरामीटर कैलकुलेशन में जितने कम हो उतना बेहतर। भाई नोडल क्यों इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो कम पैरामीटर देती थी करने को, तो केवीएल भी कर सकते थे। ये एक सबसे ऊपर का रीजन है कि वी प्रेफर पाई नेटवर्क बिकॉज इट कंसिडर लेस नोड वोल्टेजेस। और तो जाहिर सी बात है अगर उसमें कम नोड वोल्टेज कैलकुलेशन में आ रहे हैं तो हम लोग को आसान पड़ेगा ना। ठीक है, क्लियर है, लिख दें। हाँ भाई आप लोगों को क्लियर है जो लोग लाइव है। चलो तो यहां पर हम लोग बात को देखते हैं, कहां गया, क्या है, वी कंसिडर, हम लोग कंसिडर करते हैं क्या, नॉमिनल पाई नेटवर्क, पाई मेथड ओवर नॉमिनल टी मेथड। ठीक है, वी कंसिडर नॉमिनल पाई मेथड ओवर नॉमिनल टी मेथड बिकॉज इट कंसिडर्स लेस नोड वोल्टेजेस। ठीक है, तो कुल मिला के नॉमिनल पाई मेथड हमारा क्या करता है, लेस नोड वोल्टेजेस पे होते हैं, हमें कैलकुलेशन में लेस नोड वोल्टेजेस, लेस नोड वोल्टेज कैलकुलेशन। ठीक है, बस अब यहाँ पर कम नोड वोल्टेज कैलकुलेट करना पसंद करते हैं, वो आसान बनाता है। बेटा ये देवेश यही तो बताया है कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, नॉमिनल पाई। बताइए, यही तो बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ, प्रेफर कर रहे हैं इसीलिए तो कर रहे हैं कि बेस्ट है ये। ठीक है, और नो डाउट जो सिद्धार्थ ने भी बताया रीजन, वो भी एक अच्छा रीजन है कि इसमें सेंडिंग एंड साइड की वार और रिसीविंग एंड साइड की वार कंसिडर हो जाती है। ठीक है, बट हाँ मेन बेटा रीजन तो यही है, मेन रीजन यही है। सुन रहा है ना तू? ठीक, तो भैया अगर कोई पूछे जैसे कि कौन सा बेस्ट मेथड है बताओ मीडियम के लिए, नॉमिनल पाई मेथड। ठीक है, हालांकि हम लोग रिसीविंग एंड सी मॉडल इनको कम प्रेफर करते हैं, और नॉमिनल मेथड पाई और टी को ज़्यादा करते हैं, और उसमें से भी पाई को हम लोग ज़्यादा करते हैं। किसी को कोई दर्द यहाँ तक तकलीफ? नहीं सर, ये तो आपने टी और पाई के बीच बताया है, ओवरऑल बताओ। अरे ओवरऑल ही बताया हूँ बंसल, आप लेट आए हो बेटा, आप लेट आए हो। मैंने सारी बातें करी हुई हैं कि इन चारों में से यही सबसे बेस्ट है। उन दो को तो हम कंसिडर ही नहीं करके चल रहे हैं ना अब, क्योंकि उन दो का हमने इसमें यूज कर ही लिया, समझिए। ठीक है, दोनों का मिक्सअप हो ही रहा है, दोनों का यूज इसमें हो ही रहा है, तो हम उसको लेके ही नहीं चल रहे ना बाबूजी। चलिए, चलें क्या भाई साहब? चलिए, बहुत प्यारी बात आपने कर दी। अब हम लोग चलेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे। ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस थी, आसान था वो। अगर आप ईमान, सॉरी, हाँ अच्छा अच्छा, हमने मीडियम और शॉर्ट की कर ली, लॉन्ग की होने वाली है अब। ठीक है, आसान थी कि नहीं थी, सच सच सोचता हूँ, सही में बहुत आसान होती है। आप देखो
जो मेथड अभी हम लोगों ने बनाया है, आप हंसते हंसते आप ABCD पैरामीटर निकाल लोगे, हंसते हंसते, याद रखिएगा। आप बुक में देखोगे एकदम भयानक सर फटने लगेगा तुम्हारा। मुझे बहुत दुख होता है यार देख के। या तो इनको प्लीज समझाओ अपने मित्र को यार कि पढ़ाई कर। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन प्लीज। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन एनालिसिस। देखिए, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस होती है एक बिल्कुल ही डिफरेंट मेथड से, जिसे हम लोग रिगरस मेथड बोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो आपका पेपर में यही आ गया कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग कौन से मेथड से एनालाइज करते हैं। रिगरस मेथड होता है, ठीक है, नाम आपको आ गया। यहां पे तो क्या है, नॉमिनल पाइस मेथड से करते हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में 4 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसी बात को लेके समझते हैं कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हैज 4 पैरामीटर्स टू बी कंसिडर्ड। मतलब यहां पे कितने पैरामीटर कंसिडर करे जाते हैं? 4। मीडियम में 3, बेटा 3, ठीक है, RLC। और शॉर्ट में 2, ठीक है। 4 पैरामीटर कौन से कंसिडर किए जाते हैं बताइए? RLC और G। अब ये देखते हैं यार G पैरामीटर कहां से आ रहा है, ये कैसे आया है। ये रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज हो गया, ये रिसीविंग एंड साइड करंट हो गया, ये सेंडिंग एंड साइड वोल्टेज हो गया, ये सेंडिंग एंड साइड करंट हो गया, ठीक है। ये CCRL RLC, ठीक है। तो ये आपका बेटा यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब ये G पैरामीटर कैसे आया, थोड़ा सा उसको समझते हैं इस चीज को। वॉइस क्लियर है ना बंसो? हाँ, ठीक है। बबलू पटेल, बबलू पटेल बेटा क्लास व्लास करते हो कि नहीं करते हो आप? चलिए, यहां पर देखिए, पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। ये मान लीजिए कोई टावर है और ये टावर का क्रॉस आर्म है, ठीक है। और ये क्या लगा हुआ है इससे? इंसुलेटर। प्लीज पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। थोड़ा टावर बड़ा बना देते, छोटा हो रहा है, टकरा है। ये इंसुलेटर डिस्क बनाई है बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आपका जा रहा है। चल, अब ये कंडक्टेंस किसी भी लाइन में आता कैसे, हम लोग कंडक्टेंस को कैसे लेते हैं, उससे समझने से पहले एक कहानी को सुनना पड़ेगा आपको। और कहानी क्या है वो सुना। ये लाइन जा रही है, ये टावर है, ठीक है। मैं एक फेज को कंसिडर कर लूं, मान लो चलो ये तो R है, ये Y है, ये B है। एक फेज को कंसिडर कर लूं, ये मेरा एक फेज है। और मुझे बताओ ये लाइन किससे जुड़ रही है? अर्थ से। तो इनके बीच में बेटा वोल्टेज कौन सा होगा? फेज वोल्टेज, ठीक है। याद करो, ऐसी ही एनालिसिस मैंने एक बार पहले भी बताई थी जब मैं ओवर वोल्टेज का वाला केस बता रहा था। ये लाइन और टावर के बीच में फेज वोल्टेज होगा, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, इसका इनफाइनाइट इंपीडेंस होना चाहिए इंसुलेटर का, तो क्या कोई लीकेज करंट इधर जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। लीकेज करंट जाना नहीं चाहिए, लेकिन जाता है, ठीक है। क्यों? अच्छा, ये लीकेज करंट की बेटा वैल्यू क्या होती थी, मैंने आपको बताया था, VPH बाय, बहुत बढ़िया बेटा, R लीकेज प्लस R इंसुलेशन, ठीक है। ये देखो, आर लीकेज क्यों कह रहे हो इसे?
आर टावर, ये टावर का रेजिस्टेंस हो गया, और ये इंसुलेटर का रेजिस्टेंस हो गया, और ये टावर का रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि यहां से बहता हुआ जाएगा। बेटा इसके बारे में मैं इससे पहले भी जिक्र कर चुका हूं, ठीक है, बहुत अच्छे खासा मैं इसे जिक्र कर चुका हूं, एक एक पूरा डायग्राम बना बना के जिक्र कर चुका हूं ओवर वोल्टेज वाले केस में, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे कि मेरा यहां पे कुछ ना कुछ करंट जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब एक चीज समझना, मेरा आर टावर प्लस आर इंसुलेटर है, ठीक है। टावर को तो देखो तुम कुछ नहीं कर सकते, तो कांस्टेंट है, आप अच्छा इंसुलेटर ही ले सकते हो, अच्छा इंसुलेटर ले सकते हो। एक काम करूं, 1/r बेटा क्या हो गया, आई लीक, इसको देखो, एक चीज देखो, वीपीएच इंटू कंडक्टेंस ले सकता हूं जी, टावर प्लस आर इंसुलेटर, वो कंडक्टेंस इंसुलेटर। यार 1/r को जी लिख दिया है, अरे हाँ, 1/r को जी लिख दिया है। तो आप मुझे बताओ, कहीं ना कहीं लीकेज करंट बेटा मेरा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, जी के। जितना मेरा कंडक्टेंस बढ़ेगा उतना मेरा लीकेज बढ़ेगा, जितना मेरा कंडक्टेंस कम होगा लीकेज उतना कम होगा। अच्छा, चलिए, तो कहा थे हम लोग, हाँ लीकेज है ना, क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा तो लीकेज बढ़ेगा। अब यार कंडक्टेंस बढ़ेगा तो लीकेज बढ़ेगा, इसका मतलब एक पैरामीटर हमें कंडक्टेंस जैसा लगाना चाहिए जिसमें अगर कंडक्टेंस बढ़ता हुआ पता चले तो लीकेज बढ़ेगा, नहीं तो लीकेज कम हो जाएगा। तो अब इसीलिए लीकेज करंट को दिखाने के लिए ध्यान से समझना, हुआ क्या, सर क्या ये बात मीडियम के लिए वैलिड नहीं है, मीडियम में ऐसा नहीं होगा, हाँ होगा, मीडियम में ऐसा होगा, लीकेज करंट उसमें भी होगा, पर बात यह है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो ये वोल्टेज होते हैं ये हाई वोल्टेज होते हैं, इनफैक्ट ये बेटा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होते हैं। तो आप मुझे बताओ, वहां लीकेज ज्यादा हो रहा होगा या यहां लीकेज ज्यादा हो रहा होगा। हम वहां लीकेज वाले करंट को निगलेक्ट करके चलते कि चलो यार हटाओ यार, कैलकुलेशन आसान करने दो। समझ में आया। तो हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में लीकेज करंट को इसीलिए लेते हैं क्योंकि यहां पे हाई वोल्टेज डील करता है, और वहां मीडियम में हाई वोल्टेज डील नहीं करता है, तो यहां पे चांसेस हैं कि लीकेज ज्यादा होगा। इसीलिए हम लोग यहां पे एक कंडक्टेंस पैरामीटर लेके चलते हैं जिसे हम लोग पैरेलल में सी के प्रदर्शित करते हैं। ये अर्थ था ना, और ये फेज है, हमने इसे पैरेलल में इसीलिए लिया मेरे बच्चे ताकि वो अर्थ से फेज में जा रहा है ना, सॉरी फेज से अर्थ में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहां पे भी लीकेज करंट कहां जाएगा, फेज से अर्थ में नीचे, इसीलिए हमने इसे भी ऐसे लिया। समझ में आ गया, अभी पिक्चर क्लियर है, छापोगे छापो। एनालिसिस ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज डन बाय रिगरस मेथड। इस शब्द को अपने माथे पर गड़वा लो, रिगरस मेथड। ठीक है, हम लोग ये पॉइंट भी लिखते हुए चलेंगे कि लीकेज करंट शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग निगलेक्ट करके चलते हैं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज नहीं होते। ठीक है, लिखेंगे उस लाइन को भी, तो वी
neglect leakage current, we neglect leakage current in short and medium transmission line because voltages dealing there are less, वहां पे जो वोल्टेज डील हो रहे हैं वो लेस है, hence less leakage current will be there, so we can neglect it, फिर हम लोग इससे बेटा नेग्लेक्ट कर देते हैं। सीधी सी बात है, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पर अब आपके दिमाग में आएगा कि सर चलो एबीसीडी पैरामीटर बनाते हैं जैसे सबके बना रहे थे, एबीसीडी पैरामीटर बनाते हैं। अब यहां पे सेक्शन कोई एक है, दो है, तीन है, चार है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है बाबूजी ये, हम इसका रेजिस्टेंस इकट्ठा भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा एक और चीज मैं यहां पर बता रहा हूं, जो हमने ये पाई नेटवर्क और टी मॉडल बनाए ये क्या किए, हमने ये लम्प्ड पैरामीटर में चेंज किए पूरी ट्रांसमिशन लाइन को। मतलब आप एक चीज देखो, हमने क्या किया, हमने पूरी लाइन का इकट्ठा करके Z/2 मान लिया ना, तो इकट्ठा करके मानते हैं तो बेटा ये क्या है, ये सब हम क्या कर रहे हैं, लम्प्ड पैरामीटर बना रहे हैं। तो कोई आपसे पूछे ना बेसिकली ये नॉमिनल पाई मेथड और ये सब क्या है, ये सब रिसीविंग एंड सी मॉडल, सेंडिंग एंड सी मॉडल, ये सब क्या किया है। ट्रांसमिशन लाइन को तो यूं आप एनालिसिस नहीं कर सकते, ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड था, पर हमने इन सब को किस में कन्वर्ट किया, लम्प्ड पैरामीटर में। भाई एक एक वैल्यू मान के चल लिए ना कि ये C/2 है इकट्ठा करके। क्या मैं आपसे पूछूंगी राया मंडी तक का और भगवान का इकट्ठा करके रेजिस्टेंस बताओ, नहीं बता पाओगे। पर अगर एनालाइज करना है तो आपको कुछ ना कुछ मान के तो चलना पड़ेगा कि यार लगभग चलो इतने दूर का यार 100 ओम तक बैठेगा या जो भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको बिना माने तो होगा ही नहीं। ये सब जो बने ये मॉडल, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल बनाया था, मान के तो चला था कुछ कि सब मिला के कुछ हो गया, जेड वैल्यू हो गई है, ये सब लम्प्ड पैरामीटर है, ये सब लम्प्ड पैरामीटर बना दिए हम लोगों ने, सॉरी लम्प्ड नेटवर्क कन्वर्ट कर दिया। कौन से नेटवर्क को, डिस्ट्रीब्यूटेड को। एक्चुअलिटी में तो आप इसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते थे, ये तो बहुत लंबा है। तो कहानी यहां पर भी सेम है। अरे सुन रहा है ना तू, ये अब बात तो यहां पर भी है। अब दिमाग में आएगा तो सर करो ना, फिर एक काम करो इसको भी खत्म कर दो, डिस्ट्रीब्यूटेड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लम्प्ड में कन्वर्ट करके खत्म करो इसको भी। पर ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, हम इसको एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन में नहीं लम्प्ड में कंसिडर कर सकते, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस बनेंगे इसमें। ग्रेटर देन 150 किलोमीटर है तो भाई 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, क्या लोगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब यूं तो नहीं कहूंगा कि अनंत सीमा है, पर क्या लोगे तुम, कितने सेक्शन लोगे। इसीलिए रिगरस मेथड से इसकी एनालिसिस करते हैं। अब रिगरस मेथड का डेरिवेशन किसी को नहीं करना, तुम चाहे एई का या पीएचडी का पेपर देने जाओ तब भी नहीं करना है, याद रखना, ठीक है। अगर किसी को करना हो तो देख लेना, कर लेना। मैंने तो आज तक ना किया, ना मैंने आज तक देखा। तुम करोगे क्या, ABCD पैरामीटर आर, तो बस जो मैं बता के चल रहा हूं उसी को मान के चल लो कि यही है, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, ZC साइन हाइपरबोलिक गामा एल, 1/ZC कॉस हाइपरबोलिक गामा एल। क्या कर दिया, अरे बाप रे बाप, क्या कर दिया, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा चेंज कर लो, ये साइन 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 हाइपरबोलिक गामा है ये।
सवाल नंबर 1 पेपर में, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का बी पैरामीटर क्या है, ए पैरामीटर क्या है? तो बी पैरामीटर ये हो गया, ए हो गया, सी डी। अब इसमें कई चीजें हैं जो नहीं मालूम हमें अभी तक, कई चीजें हैं इसमें जो हमें अभी तक नहीं मालूम। जेड सी, देखो कई चीजें नई आ गई इसमें। ये जेड सी क्या है? पहली चीज, हाइपरबोलिक तो बेटा एक फंक्शन होता है। जैसे आपको बताऊं, मैथ में सुना तो होगा, अगर चलो कोई बात नहीं है, नहीं देखा होगा, सुना होगा कि हाइपरबोलिक एक फंक्शन होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ में हाइपरबोलिक फंक्शन होता है। देखो नए टर्म कौन कौन से आ रहे हैं, गामा, एल, बस ये नए पैरामीटर। अब यहां से एक नया युग शुरू होता है पावर सिस्टम, और वो युग जेई वाले बच्चों को तो जरूर करना है, क्योंकि जब आप ध्यान से सुनिए, जब आप, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां तक तो हम लोग आज खत्म करेंगे, ठीक है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे, परंतु ये जो है यहां तक, अगर जैसे मान लो कोई टेक्नीशियन का पेपर देने जा रहा है तो वो यहीं तक करेगा, गलती से भी इससे बाहर चले ना जाना। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, इसे क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस। पहली चीज ये होता है गामा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। सर हिंदी क्या है इसकी? लेंथ ऑफ लाइन। प्लीज बेटा ध्यान से सुनिए, लेंथ ऑफ लाइन। एल क्या है? लेंथ ऑफ लाइन। जाहिर सी बात है किलोमीटर वगैरह में ये होगा। एक और बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पे गामा इंट्रोड्यूस हो चुका है। क्या इंट्रोड्यूस हो चुका है बेटा? गामा इंट्रोड्यूस हो चुका है यहां पे। अब क्योंकि यहां गामा इंट्रोड्यूस हो चुका है तो अब दो नए पैरामीटर इस गामा की वजह से यहां पर आते हैं। गामा बेसिकली क्या होता है? अल्फा प्लस जे बीटा। बाप रे बाप, अब दो नए पैरामीटर और पिक्चर में आ गए, अल्फा और बीटा। अल्फा होता है अटेन्यूएशन कांस्टेंट और बीटा क्या होता है? फेज शिफ्ट कांस्टेंट। अगर आप, मैंने आपसे यूं ही नहीं कहा, कुछ सोच के ही कहा होगा कि एक नए युग की शुरुआत हो जा रही है यहां से। पर भूलना मत कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे। ये नहीं कि इसे करते करते ये भूल जाओ कि अब क्या क्या पढ़ रहे हैं हम। पढ़ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन रहे होंगे। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जो है ये ZC, ये वैल्यू सबको ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंटली। ये होती है बेटा √L/C। परंतु इसके भी अंदर परतों पे परतें होंगी, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ये सबको ध्यान रखना है, परंतु इसके अंदर की भी कुछ परतें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी और वो रखवाऊंगा मैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, संकट हो रही है? तो साफ साफ बात बता दो बेटा, चाहे जेई के लिए आप पेपर दो, चाहे कुछ भी करो, चाहे आप, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां पर ये बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का ए पैरामीटर क्या है, बी पैरामीटर क्या है, सी पैरामीटर कौन से मेथड से हम लोग करते हैं, रिगरस मेथड से। ठीक है, बनेगा थ्योरेटिकली। पर हाँ, जेई में, एई में, मतलब जेई और एई के पेपर में जब आप जाते हैं, ठीक है, 80% इजी क्वेश्चन तो बन जाता है, मैं ये नहीं कहूंगा, पर जब पेपर टफ आने लगता है तो फिर आपके बेटा पेपर में न्यूमेरिकल भी दिया होता है जेई के लिए, जिसमें ए का वैल्यू दे देगा आपको, बी का वैल्यू दे देगा, सी का पैरामीटर दे देगा और आपसे कहेगा सेंडिंग एंड साइड वोल्टेज निकाल दो। तब आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे? VS VR प्लस बी, तब आप सेंडिंग वोल्टेज। तो ये सब कुछ आपको देके रखेगा, याद रखिएगा। नो, देखो नुमे थ्योरी सेम है, याद रखिए बेटा, यही थ्योरी यही वाला भी पढ़ेगा, परंतु क्वेश्चंस का अंतर आएगा।
हाँ, पैरामीटर आपको याद रख बेटा, याद नहीं होंगे। अगर आप इस गलत फहमी में कोई बच्चा है कि वो पैरामीटर याद कर लेगा, तो 5 दिन बाद बात करेंगे। पैरामीटर बेटा यूं ही याद हो रहे होते तो प्लीज 10 मिनट और रुक जाइए, हम इसको खत्म करते हैं। प्लीज ध्यान से सुनिए, 10 मिनट और रुक जाइए बच्चे, इसको खत्म करते हैं प्लीज। पहले ध्यान से सुनिए बस, हाँ इसको खत्म करते हैं। ये जो ZC है ना बेटा, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है, इसको हम लोग सर्ज इंपीडेंस भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं? सर्ज इंपीडेंस भी बोलते हैं। और इसकी वैल्यू √L/C होती है। ये L क्या है? लाइन का इंडक्टेंस। C क्या है? लाइन का कैपेसिटेंस। याद है ना, जो लाइन का इंडक्टेंस और लाइन के कैपेसिटेंस होते थे, वो है ये। ठीक है, ये लाइन का इंडक्टेंस है, लाइन इंडक्टेंस है, और ये लाइन कैपेसिटेंस है। ठीक है, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये एक बड़ा ही हाइपोथेटिकल इंपीडेंस है, मतलब ये होता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, ये माना गया इंपीडेंस है। क्या है? ZC इज द माना गया इंपीडेंस या इमेजिनरी इंपीडेंस होता है। एक्चुअली में ये एग्जिस्ट नहीं करता, एक्चुअलिटी में ये एग्जिस्ट बेटा नहीं करता, एक काल्पनिक इंपीडेंस है ये। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? जिसकी वैल्यू क्या होती है? √L/C। परंतु इस इंपीडेंस का महत्व बहुत है। ऐसा कहा जाता है कि ये सेंडिंग एंड साइड वोल्टेज है, ये IS है, ये आपका इंपीडेंस, और ये मान लीजिए इस तरीके से, मतलब जो भी है आपकी ट्रांसमिशन लाइन है। ऐसे मैं पाई मॉडल नहीं बना रहा, मैं ऐसे बस बनाता जा रहा हूं। ठीक है, ये आपका मतलब इस तरीके से है करके ट्रांसमिशन लाइन है, चलती जा रही है ट्रांसमिशन लाइन, और आपने यहाँ पे लोड लगाया है। ठीक है, अब देखो ZL बेटा किससे कैलकुलेट होगा? ZC इससे L/C से कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि लोड इंपीडेंस ये है जो है, इफ इट इज सेड, ऐसा माना जाता है कि लोड इंपीडेंस जो है, इट इज माना जाता है, इट इज अज्यूम्ड कि माना जाता है, ऐसा मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि लोड इंपीडेंस को यदि आप ZC के बराबर कर देंगे, अगर ऐसा आप कर देंगे तो राम राज्य आ जाएगा। लोग सब एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे ऐसा करने पे। ट्रांसमिशन लाइन में लॉस बंद हो जाएंगे, काटामारी बंद हो जाएगी, ऑल ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस 0 हो जाएंगे। रिसीविंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड वोल्टेज के बिल्कुल राम राज्य आ जाएगा, एकदम सब सुधर जाएंगे। तभी तो कह रहे हैं कि इमेजिनरी है। अब हमारे सरकार कहती है राम राज्य चल रहा है इस समय, तो ये इमेजिनरी है ना, वो तो वही वाला राम राज्य है ये, जैसे यहाँ पर आ गए वैसे हमारा वाला चल रहा है अमृत काल। तो आपको बेटा ध्यान रखना है। अब आगे जो प्रोसेसिंग है, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इसका रीजन करेंगे। इसका क्या करेंगे? रीजन करेंगे। परंतु हर किसी को ये रीजन नहीं करना होता है, तो अगर आप टेक्नीशियन के लिए पेपर देने जा रहे हैं तो रीजन नहीं करने की जरूरत है। हाँ, बस JEE के लिए जा रहे हैं, AE के लिए जा रहे हैं, 5000% रीजन है। जब पेपर टफ बनता है तो वहां से सवाल आते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? किसी को कोई दर्द, तकलीफ, समस्या? यहां तक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। तो ये एक इमेजिनरी इंपीडेंस है जिससे ठीक है, अब आप खुद सोचो कि VR VS के बराबर हो जाए तो लाइन, अगर मैं डिस्टेंस को लेके, प्लीज मेरी बात समझना, मैं डिस्टेंस को लेके, डिस्टेंस में X मान लूं, मैं ट्रांसमिशन लाइन का डिस्टेंस बढ़ाता जा रहा हूं, पर वोल्टेज तो हमेशा सेम ही है। अगर मैं वोल्टेज और डिस्टेंस के बीच में क्या बनाऊंगा? प्रोफाइल बनाऊंगा, तो वोल्टेज तो सेम ही रह रहे हैं, हर डिस्टेंस पे वोल्टेज सेम है। पर ऐसा कब हासिल हुआ? जब आपने इंपीडेंस क्या रखा? ZL ZC के बराबर। मुझे मालूम है बच्चे कंफ्यूज हो गए, देखो ध्यान से सुनो। लाइन डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। 2 किलोमीटर पे देखा, मान लो 200 किलोमीटर पे देखा, 500 पे देखा, 1000 किलोमीटर पे देखा, सब पर वोल्टेज वही आ रहा है, सेंडिंग एंड साइड वाला। कोई लॉस ही नहीं हो रहा भाई साहब।
ऐसा कब पॉसिबल है? जब ZL बराबर ZC के हो जाएगा। फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल बोलते हैं। तो पेपर में सवाल आता है कि फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल कब हासिल होती है? जब आपका लोड इंपीडेंस क्या हो जाए, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस या सर्ज इंपीडेंस के बराबर हो जाए। ठीक है, लोड इंपीडेंस आपका बेटा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के बराबर हो जाए तो क्या हासिल होता है? फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल। फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल हासिल होती है। occurs when V ZL is equals to ZC। छापिए।